चलिए चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब अगर सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, यानी कि लेबर की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, जो काम करना चाहता है सबको काम मिला हुआ है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्वेश्चन कई बार ये आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, की बेरोजगारी है ही नहीं। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, स्टिल टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी। नंबर 1 फ्रिक्शनल, नंबर 2 स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल क्या होती है, जैसे मैंने एक जगह से जॉब छोड़ी, दूसरी जगह जॉब जब तक मेरी नहीं लगी, तो इस पीरियड में जो मैं अनएम्प्लॉयड रही, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि किसी वजह से जैसे लेबर को निकाल दिया जाता है, सपोज करो कि पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल की कमी पड़ गई, या टेक्निक चेंज हो गई, उस वजह से प्रोडक्शन कम हो गया तो लेबर को निकाल दिया, तो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, इसके आने के चांसेस हैं कि डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप बोलोगे नो, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 1 इज फ्रिक्शनल, नंबर 2 इज स्ट्रक्चरल। ठीक है, उसके बाद वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री वर्ड भी आपने सुना होगा। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि मुझे काम मिल रहा है, स्टिल मैं घर पे बैठी हूँ, अपनी मर्जी से बेरोजगार हूँ, दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री मैं काम करना चाहती हूँ बट मुझे काम नहीं मिल रहा है, दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कमी। सबसे पहले आप डायग्राम में समझो, सी दिस इज वाई, ये है एएस और ये है एडीएफ। एफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, कि अगर सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, बट किसी रीजन की वजह से रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, तो एडी ये है। ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप है, यानी कि कितनी एडी की कमी है फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने के लिए, दिस गैप इज डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, यानी कि डिमांड की कमी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये आपको डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना। क्लियर हो गया, गैप समझ आ रहा है। अभी ये देखो एक बार दोबारा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि बच्चे यहीं पे गलती कर रहे होंगे तुम लोग, डायग्राम में ही गलती होती है। आपने ये एएस बनाया, ठीक है, ये आपका एडी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर एडी प्लान, जो हम प्लान कर रहे हैं कि इतना एडी होगा, अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे है, दैट मीन्स क्या है, यहां तक पहुंचने में क्या है, कमी है। तो कमी है तो मतलब क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो अगर हमारा एडी प्लान अबव चला जाता है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड। समझ आया, डायग्राम क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के अगर नीचे एग्जिस्ट कर रहा है तो उनके बीच का जो गैप है दैट इज डेफिशिएंट डिमांड, और यू कैन से डिफ्लेशनरी गैप। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से अबव है तो वो क्या है, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कॉजेस की। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था एडी का क्या फॉर्मूला होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक और ऐड कर देंगे टैक्स रेट। ठीक है, तो एडी डेफिशिएंट है ना, यानी कि क्या है, कमी है। तो रीजन क्या हो सकता है, या तो सी कम हो, या आई कम हो, या जी कम हो, या एक्स मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स, एंड एम मतलब इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स ज्यादा हो, टैक्स रेट क्या हो, ज्यादा हो। अगर सी कम है, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि लोगों ने सेविंग्स करनी ज्यादा शुरू कर दी है, कंजम्पशन कम कर दिया, इस वजह से सी कम हो गया होगा। आई इन्वेस्टमेंट कम किस वजह से हो सकता है कि इकोनॉमी में पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस है, कि प्रोड्यूसर को ये लग रहा है कि मेरा आगे काम इतना नहीं चल पाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कर देगा, कम कर देगा। जी, सरकार अपने बजट की वजह से कुछ खर्चे कम कर देती है। एक्स मींस एक्सपोर्ट्स, हमारे गुड्स की डिमांड बाहर कम हो गई है, इंपोर्ट्स चीपर हो गए तो हम ज्यादा इंपोर्ट करने लग गए हैं। ठीक है, टैक्स रेट अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, मेरी इनकम 10,000 है, पहले मैं टैक्स भरती थी 1,000 रुपए, मेरे पास बचते थे 9,000, अब टैक्स रेट ज्यादा हो जाए, 2,000 हो जाए, अब मेरे पास कितने बचेंगे, 8,000, तो मैं 8,000 की डिमांड क्रिएट करूंगी ना इकोनॉमी में। तो अगर टैक्स रेट बढ़ जाएगा, इनकम क्या हो जाएगी, कम, तो एडी भी क्या हो जाएगा, कम। ये कॉजेस लर्न कर लो, एक्सेस में इसका रिवर्स होता है। अगर आपको एक क्लियर हो गया तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, कि ये कॉजेज है, किस वजह से डेफिशिएंट डिमांड हुई, कॉन्सिक्वेंसेस, इनका प्रभाव क्या पड़ा। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये एडी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट,
जहां ये एएस को कट करेगा इक्विलिब्रियम हो रहा है, बट ये कैसा इक्विलिब्रियम है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे है? फुली एम्प्लॉयड है। लेकिन ये एडी क्या है? प्लैंड है। अब ये रिसोर्सेज पूरे एम्प्लॉयड नहीं हो रहे हैं, तो ये जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे जो आउटपुट अचीव होगा ये क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही है कि यहाँ पर हमारी इकोनॉमी क्या फेस करती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब अभी रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड है, अभी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फुली एम्प्लॉयड नहीं हुए हैं। दूसरा है ये जो गैप होता है, दिस इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप कैसे आता है? भाई एडी की कमी है, मार्केट में डिमांड की कमी है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर पैसा भी कम ही लगाएगा। पैसा कम लगाएगा तो प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो फिर से क्या होगा? हम डिमांड भी कम करेंगे। तो इकोनॉमी किस में फंस जाती है? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। क्या होता है? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, और इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। डिफ्लेशनरी स्पाइरल। और क्या? क्लियर हो गया? अब थर्ड इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि अब देखो एडी की कमी है, रिसोर्सेज पूरे एम्प्लॉयड नहीं है, एएस जाता है, तो कहीं ना कहीं जो माल है वो पूरा बिकेगा नहीं, स्टॉक बचा रह जाएगा। जब स्टॉक बचा रह जाएगा तो उससे क्या होंगे? धीरे धीरे प्राइसेस कम होने लगेंगे, क्योंकि उतनी डिमांड नहीं है। और दूसरा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। फोर्थ, लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जब माल बिकेगा नहीं, जो स्टॉक बिकेगा नहीं, तो उससे हमें लॉस होगा, प्राइसेस कम होंगे। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। कई बार आपको ऐसे पूछ लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट क्या होता है? अगर इम्पैक्ट देखें तो आउटपुट पे इसका क्या इम्पैक्ट है? आउटपुट क्या हो जाएगा? कम होएगा ना। मार्केट में एडी कम है, डिमांड कम है, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी? बेरोजगारी होगी। कैसी? इनवॉलेंटरी। जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद आता है जर्नल प्राइस लेवल। प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और ट्रेड साइकिल कौन सी चलेगी? डिफ्लेशन, मंदा छाएगा। क्लियर हो गया? इम्पैक्ट क्लियर हो गए, कॉजेस क्लियर हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस, मीनिंग क्लियर हो गया सभी। अगर ये क्लियर होगा तो ही एक्सेस डिमांड समझ आएगा। एक समझ लो, दूसरा उसका अपोजिट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया। देखिए जहां वाई एडी को कट करता है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये एडी है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर एग्रीगेट डिमांड जो आपकी प्लान्ड है वो इससे अबव एग्जिस्ट करता है, तो इसके बीच का गैप क्या है? एक्सेस डिमांड। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे होता है तो वो गैप क्या है? डेफिशिएट डिमांड। डायग्राम तो क्लियर हो गया सभी को? एक्सेस डिमांड इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। अब बात करते हैं कॉजेज की। एक्सेस डिमांड मतलब क्या है कि एडी बढ़ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? या तो सी इंक्रीज हो रहा होगा। सी किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? कि कंजम्पशन करने की हमारी प्रोपेंसिटी राइज हो गई है। आई इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रोड्यूसर को क्या लग रहा है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, तो मुझे पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए। जी सरकार को लग रहा है कि डेवलपमेंट पे खर्चा ज़्यादा करना चाहिए। एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, इम्पोर्ट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, टैक्स रेट कम होगा तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी, जिसकी वजह से एडी हमारा बढ़ जाएगा। ये थे कॉजेज। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप। डेफिशिएट में क्या था? डिफ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, एडी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। उनकी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड हो चुके हैं, तो अगर इसके बाद भी डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? प्राइस ही बढ़ेगा ना, इन्फ्लेशन आएगी। ठीक है, आउटपुट नहीं बढ़ सकता। इसलिए सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस है दैट इज स्टैटिक जीडीपी, यानी कि अब कॉन्सिक्वेंस है वो एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। ये इसी से ही रिलेटेड है। देखो डिमांड ज्यादा हुई तो जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गई, जिससे प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ेगा तो लेबर भी क्या करेंगे कि हमारे वेजेस बढ़ा, वेजेस बढ़ेंगे,
फिर से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो वेजेस कैचेस प्राइस एंड प्राइस कैचेस वेजेस, दिस इज नोन एज वेज प्राइस स्पाइरल। नाउ फोर्थ इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा प्रोड्यूसर इतनी, तो उसको लगता है कि भाई मेरे को प्रॉफिट का लॉस हो गया। नाउ इम्पैक्ट आउटपुट बढ़ सकता है कि एक्सेस डिमांड में? नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज क्या ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयड हो चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है? नहीं, अगर आउटपुट नहीं बढ़ रहा तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और ट्रेड साइकिल कौन सी आएगी, इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिट डिमांड। द अदर नेम ऑफ द एक्सेस डिमांड इज इन्फ्लेशन एंड द अदर नेम ऑफ डेफिशिट डिमांड इज डिफ्लेशन। तो अगर क्वेश्चन आपको आ जाए एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन का, तो सेम ही पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, अब दो पॉलिसी होती है जिससे हम सिचुएशंस को करेक्ट कर सकते हैं। पहली पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी, जिसका अदर नेम है बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी में 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है टैक्स रेट। एक्सेस डिमांड के टाइम पे टैक्स रेट बढ़ा दिया जाएगा, ये भी डिटेल में समझाऊंगी मैं, ठीक है, 1 बाय 1। और गवर्नमेंट सरकार अपना खर्चा कम कर देगी ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिले और उनकी इनकम कम हो। पब्लिक बोरिंग्स बढ़ जाएंगी। डेफिशिट फाइनेंसिंग होता है न्यू करेंसी प्रिंट करना, ये यहाँ पे होएगा। डेफिशिट फाइनेंसिंग डेफिशिट के टाइम पे होगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे तो अगर और करेंसी प्रिंट हो गई तो उससे क्या होगा, और इन्फ्लेशन हो जाएगी। डेफिशिट में इसका रिवर्स हो जाएगा। बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अगर जो आरबीआई है वो ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालना चाहता है, ठीक है, तो वो कौन से मेजर्स लेगा, क्वांटिटेटिव। मेजर्स बोलो, टूल्स बोलो, इंस्ट्रूमेंट्स बोलो, बात एक ही है। और अगर स्पेसिफिक सेक्टर्स पे कंट्रोल करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जाएंगे, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में सबसे पहले आता है बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट जिस रेट पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। फिर रेपो रेट, तो ये एक्सेस डिमांड के टाइम पे इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है, तो यहाँ पे सेल होता है, यहाँ परचेज होता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो यहाँ इंक्रीज होती है, यहाँ डिक्रीज। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंक्रीज डिक्रीज। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि जैसे हमने लोन लिया 10 लाख का, उसके अगेंस्ट 15 लाख के कागज रखे हैं, मतलब सिक्योरिटी रखी है, तो 5 लाख का जो गैप होता है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये इंक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट यहाँ इंट्रोड्यूस होती है, यहाँ विड्रॉल होता है। मॉरल स्वेजन यहाँ स्ट्रिक्टनेस हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाता है, लिबरल हो जाता है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इसको लर्न करेंगे और समझेंगे। जब आप समझ जाओगे ना तब आपको खुद ही समझ आ जाएंगे ये एरोज की क्या है इनका मतलब, बट ये कि शॉर्ट में लर्न करने के लिए बहुत सही है ये। ठीक है, स्टॉप इट। फर्स्ट हम समझेंगे बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, जैसे कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तो कॉमर्शियल बैंक गया आरबीआई के पास लोन लेने के लिए, इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी उसकी, तो जो रेट होता है जिस रेट पे वो लोन देगा दैट इज बैंक रेट। ठीक है, अब अगर सपोज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उस डिमांड को कम कैसे करा जाएगा, लोगों की जेब में से पैसा कम करवा के। तो इन्फ्लेशन हुआ तो आरबीआई ने क्या करा, बैंक रेट बढ़ा दिया। आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया। सपोज करो कि ये आरबीआई एसबीआई को पहले 8% पे देता था, ठीक है, एसबीआई आगे पब्लिक को कितने परसेंट पे देता था, 10% पे। ठीक है, अब इन्फ्लेशन हुई तो इन्होंने क्या करा, ये रेट कितना कर दिया, 10%, तो आगे अब एसबीआई भी तो रेट बढ़ाएगा ना, इसने कर दिया 12%। तो जब आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया तो मार्केट रेट बढ़ गया। ठीक है, लोगों को लोन पहले कितने रेट पे मिल रहा था, 10% पे, अब कितने पे मिल रहा है, 12% पे। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यानी कि जो कीमत है वो क्या हो गई, महंगी हो गई। तो लोग जो है क्रेडिट मतलब उधार की अब डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब उधार की डिमांड कम हो जाएगी तो मनी की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मनी की सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशन में इसका रिवर्स हो जाएगा। अब बात आती है बैंक रेट और रेपो रेट। प्रोसेस पूरा सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है तो कौन सा रेट चलता है, बैंक रेट, और अगर शॉर्ट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है तो कौन सा रेट चलता है, रेपो रेट। रेपो रेट को डिस्काउंट रेट और रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल और परचेज के बेसिस पे रेट ये लिया जाता है। मतलब अगर उसको लोन लेना है ना तो बदले में क्या करना है,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसमें कॉमर्शियल बैंक कहता है कि भाई मैं जो ये सिक्योरिटीज मैंने रखी हैं, इन सिक्योरिटीज को गिवन डेट पे गिवन रेट पे वापस ले लूंगा, इसलिए इसको बोला जाता है रीपर्चेज रेट। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, डिस्काउंट रेट एंड रीपर्चेज रेट। ये क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती हैं? जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, तो सरकार के पास तो इतना टाइम है नहीं, तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई को बोलेगी कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम इन सिक्योरिटीज को खरीदो और बेचो। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे अब आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज को बेचेगा, चाहे वो पब्लिक को बेचे चाहे वो बैंक्स को बेचे। इसको बेचने से क्या होगा, जैसे मान लो मैं अगर अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, ठीक है, सपोज मेरे पास ये मार्कर है, मैं मार्कर तुम्हें बेचती हूँ, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी जेब में से पैसा जो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा, इकोनॉमी से लिक्विडिटी सोक कर रहा है। अब कॉमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। अब ये कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे थे, इसमें से इतने पैसे की हमने क्या ले ली, सिक्योरिटीज ले ली, तो अब ये अमाउंट बच गई है लोन देने के लिए, यस और नो। तो जब लिक्विडिटी सोक्ड हो गई तो जो बैंक्स के पास रिजर्व्स थे वो क्या हो गए, कम पड़ गए। जब कम पड़ गए तो वो क्रेडिट क्रिएशन यानी कि उधार देने की क्षमता भी क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए मनी की सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई। समझ आया। जबकि डिफ्लेशन में क्या होगा, डिफ्लेशन मतलब मंदा है, ठीक है, तो मंदे में क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिलना चाहिए। उस समय पे क्या करेगा आरबीआई, उनसे सिक्योरिटीज को खरीद लेगा। जब खरीदेगा तो पैसा किसके पास चला जाएगा, कॉमर्शियल बैंक के पास, तो उसके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, वो लोन ज्यादा से ज्यादा दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो। नाउ व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, जैसे ये टोटल डिपॉजिट्स हैं कॉमर्शियल बैंक के, इसकी कुछ परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को किसके पास रखनी पड़ती है, आरबीआई के पास, सीआरआर, और कुछ परसेंटेज एसएलआर लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखनी पड़ती है। ठीक है ना। तो अब अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा, पहले तो ये अपना 10% रखता था आरबीआई के पास, 90% में से फिर 10% अपने पास रखता था, 80% का क्या देता था, लोन देता था। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या चाहता है कि लोन कम से कम दिया जाए, तो वो क्या करेगा, इसको भी बढ़ा देगा और इसको भी बढ़ा देगा ताकि ये परसेंट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आरबीआई राइजेस द सीआरआर, कैश रिजर्व्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो उनकी उधार देने की क्षमता भी कम हो जाएगी, मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। मतलब अगर आपने सीआरआर याद कर लिया तो एसएलआर के भी वही पॉइंट्स हैं, बैंक रेट याद कर लिया तो रेपो रेट के भी वही पॉइंट्स है। बस आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए कि सीआरआर क्या है, टोटल डिपॉजिट्स की जितनी परसेंट वो कहाँ रखता है, आरबीआई के पास, और एसएलआर जो वो लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखता है। इज दैट क्लियर। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे हमने लोन लिया है 15 लाख का, उसके अगेंस्ट हमने सिक्योरिटी रखी 20 लाख की, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, इस रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि लोगों को लोन क्या लगे, महंगा लगे और वो लोन कम से कम ले, ताकि इन्फ्लेशन क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कोटास फिक्स कर देना अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रिक्टनेस तब हो जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पे कि आरबीआई कहता है कि आपको ना देख के देना है लोन, ये नहीं कि किसी को भी दे देना है। लेकिन डिफ्लेशन के टाइम पे यानी कि डेफिसिट डिमांड पे आरबीआई कहता है कि आप ये जो रैशनिंग आपने लगाई है आप इसको क्या कर लो, विदड्रॉ कर लो, आप लोन दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, परसुएशन एंड प्रेशर। इसमें क्या होता है, आरबीआई ना पहले तो उसको परसुएट करता है कॉमर्शियल बैंक को कि मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करो। अगर वो नहीं मानता तो उसके ऊपर क्या बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। फिर भी वो नहीं मानता तो उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, जो कि क्या होता है, उसको बैंकिंग सिस्टम में से निकाल दिया जाता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई कहता है कॉमर्शियल बैंक को कि आप ना थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओ लोन देते टाइम, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, मनी की सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। डिफ्लेशन के टाइम पे वो कहता है थोड़े से लिबरल हो जाओ कि आप खुले लोन दो, जितना देना है दो। क्लियर हो गया। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्स रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स रेट बढ़ा देता है। अगर टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो हमारी जो इनकम है
वो क्या हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम, क्योंकि जो भी हमारी इनकम होती है टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम, वो कम हो जाएगी। जब हमारी इनकम ही कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम मार्केट में डिमांड भी कम ही करेंगे, तो एडी कम हो जाएगा, एडी कम हो जाएगा तो अपने आप इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशन के टाइम पे ना सरकार ना अपना खर्चा कम कर देगी, क्यों, क्योंकि मेन मोटिव क्या है कि मार्केट के अंदर इकोनॉमी में डिमांड क्या करनी है, कम करनी है। तो डिमांड कैसे कम होगी, सरकार अपना खर्चा क्या कर देगी, कम कर देगी, ताकि लोगों की इनकम भी क्या हो जाए, कम हो जाए और उससे एडी कम हो जाए। ठीक है, डिफ्लेशन में उसका उल्टा हो जाएगा। पब्लिक बोरिंग्स, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पब्लिक से बोरो करते हैं उस पे ना रेट बढ़ा देगी जानबूझ के, ताकि लोगों को लालच आ जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसको दें, सरकार को दें। तो जब वो ज़्यादा पैसा सरकार को देंगे तो मार्केट में क्या करेंगे, वो डिमांड कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, तो एडी कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन भी ठीक हो जाएगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, आरबीआई से बोरिंग्स जो है इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, आरबीआई से बोरो कम करेगा। ठीक है, जब कम करेगा तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एडी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब मेन मोटिव क्या होता है, एडी को कम करना है, एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सभी को पता है कि नोट्स को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास। ठीक है, 1 रुपये का नोट और कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मोनोपोली अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास। सेकंड जो फंक्शन है इसके ऊपर ना मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडी आ सकती है कि आपको एक डेफिनेशन की तरह लिखे होंगे 2-3 लाइंस, और आपको ये पहचानना होगा कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है बैंकर। ठीक है, सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर है, ये 3 काम करता है, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर। बैंकर बन के उसके सारे अकाउंट संभालता है, एजेंट बन के उसकी सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है, और एडवाइज़र बन के उसको एडवाइस करता है, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, टाइम टू टाइम की पॉलिसी कैसे बननी चाहिए। फिर आता है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक। जैसे बैंक का रिलेशन पब्लिक के साथ होता है, वैसी आरबीआई का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉमर्शियल बैंक के साथ होता है। तो वो बैंकों का बैंक है और उनको सुपरवाइज करता है कि किसकी कितनी ब्रांच होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारा कुछ कौन मैनेज करता है, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट मतलब ऑप्शन। अगर कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती तो लास्ट ऑप्शन कौन है, आरबीआई। आरबीआई उसको पैसा देगा, क्यों देगा, अगर वो नहीं देगा तो उस क्या होगा, वो बैंक क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आरबीआई उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, आरबीआई के पास। उसकी कस्टडी किसके पास है, आरबीआई के पास, जो हमने उसमें चैप्टर में भी पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज रेट में मैनेज फ्लोटिंग। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, जैसे ए बैंक है एक बी बैंक है, दोनों का खाता किसके पास हो गया, आरबीआई के पास। अब इसने इसके कुछ पैसे देने, इसने इसके कुछ देना है, तो आरबीआई कहता है कि आपस में आप ट्रांजैक्शन मत करो, मैं यहीं से डेबिट और क्रेडिट करके तुम्हारे अकाउंट्स को आपस में क्लियर कर देता हूँ। दैट इज नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट, लास्ट आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है आरबीआई, अपनी पॉलिसीज के थ्रू, जो अभी हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब। बेसिकली जो आपको यहाँ पे मिलेगी, एक तो केस स्टडी ज़्यादा, एक यहाँ पे मिल सकती है आपको, इन दोनों के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको पहचान नहीं, केस स्टडी की फॉर्म में ये ज़्यादा आते हैं कि आपको पहचानना होता है कि बैंक ने कौन सा फंक्शन यहाँ पे हाईलाइट हुआ। चलिए नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले हमें कुछ असम्पशंस लेनी होती हैं कि जो बैंक है वो सारी ट्रांजैक्शंस अपनी बैंक्स के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, और पूरी बैंकिंग सिस्टम को एक ही यूनिट माना गया है। अब इसको समझने के लिए आपको पहले ही समझना पड़ेगा डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो जब भी हम चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं, जैसे सपोज करो ये बैंक है, ठीक है, ये राम 1000 रुपये लेके गया है बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए, तो ये 1000 क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, अब शाम, चुप हो जाओ, शाम को लोन चाहिए था 1000 का, इसने इसको लोन दे दिया,
तो अब क्या होता है, जब लोन दिया जाता है ना बेटा, तो वो हैंड में नहीं दिए जाती कैश पेमेंट, उसका अकाउंट ओपन करा जाता है बैंक में, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर हो गया? अब जैसे सपोज यहाँ पे CRR की परसेंट है 10%, आपको CRR भी आ सकता है, आपको LRR भी आ सकता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। फॉर्मूला लगेगा DD इज इक्वल्स टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व्स। 1000 रुपये आते हैं, हमने ये एज्यूम करा है कि 1000 रुपीज आ रहे हैं और रिक्वायरमेंट कितनी है, CRR 10%, तो DD कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि 1000 से जब तक पूरे 10,000 नहीं बनेंगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। कैसे चला, पहले राउंड में 1000 आए, ये क्या थे, प्राइमरी डिपॉजिट 10% रखा, 900 रुपये का क्या दे दिया, लोन। अभी जो 900 रुपीज़ हैं इसका क्या करा गया, अकाउंट ओपन करा गया। अब इस 900 का फिर से 10% रखा गया, बाकी का क्या दे दिया, लोन। फिर से ये इसका यहाँ पे आ जाएगा, फिर से इसका 10% रखेंगे, बाकी का क्या दे देंगे, लोन। तो जब तक ये एक्सेस रिजर्व जीरो नहीं हो जाते, यानी कि 1000 से जब तक 10,000 नहीं आ जाता, जब आगे लोन देने के लिए कोई अमाउंट ही नहीं बचती, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू 1/CRR। हमने K इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी पढ़ा था, यहाँ पे K है क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/CRR। तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे CR बढ़ता रहेगा तो मल्टीप्लायर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। क्लियर हो गया सभी को? दैट्स इट।